हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। देखो, पुराने जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसके अंदर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अपने आप में ना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर को अपन ओवरलोड करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो तो तुम्हें पता ही होगा कि जैसे जितने भी ऑपरेटर्स आज अपन बात करते हैं कि प्लस है, माइनस है, या जितने भी है, वो जनरली परमिटिव डेटा टाइप के साथ है कि तुम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लास है डिस्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर मान लो कि ऐसा एक वेरिएबल है, इंट डी मान लो, है ना। और पब्लिक जब तुम कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो ऐसा डिस्टेंस बनाते हो, डिस्टेंस इंट डी, और दिस का जो डी है इक्वल्स टू डी। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं डिस्टेंस के, डिस्टेंस डी वन जो कि है 10, और जो डिस्टेंस डी टू है वो है 20। तो अगर तुमको डिस्टेंस डी थ्री चाहिए, जो कि ऐसा कुछ हो कि डी थ्री इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू, ऐसा कुछ तुमको चाहिए, तो तुम नहीं कर सकते आज। और अगेन तुम्हारे पास अभी डिस्टेंस, इसको मान लो कि स्टार्टिंग में ज़ीरो दे दो, है ना। तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुमको ओवरलोड करना पड़ता है। तो ओवरलोड करने का सिंपल सा फंडा है कि तुमको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर लिखना चाहते हो तुम। ऑपरेटर इसमें तुम प्लस देना चाहते हो तो प्लस पे कर देंगे। अब देखो, सीधा फंडा ये है कि जो प्लस है किसके बाद लगाया। मान लो कि अगर तुम यहाँ पे एक ऐड फंक्शन होता तो तुम कैसे लिखते हो उसको, डी वन डॉट ऐड, है ना, और उसमें डी टू करते तो, और यहाँ से तुम कुछ रिजल्ट लेते। तो अब तुम्हारी जो टाइप है वो कैसी हो रही है कि डी वन के ऊपर कॉल हो रहा है ना, तो ये डी वन के ऊपर कॉल हो जाएगा, तो इसके पास ऑब्वियसली डी वन का डेटा तो आ ही जाएगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐड है, तो ऐड की जगह तुमने प्लस को रिप्लेस कर दिया, वो भी हो गया। अब उसमें डी टू पास कर रहे हो, तो डी टू पास कर रहे हो तो तुम बेटर है कि तुम रेफरेंस से पास करो ना, अदर बोल दो उसको ताकि अच्छा रहे। और अब तुमको रिटर्न भी करना है, रिटर्न क्या करना है, सेम टाइप का ही करना है, तो सेम टाइप का करना है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइप का वो ले लो, ऑपरेटर हट गया अपना, है ना। तो ये कर दोगे तुम। तो तुम अगर तुमको यहाँ पे रिटर्न करना है तो तुम एक डिस्टेंस लोगे जिसके अंदर डिस्टेंस क्या होगी, दिस की जो भी डिस्टेंस है, दिस डॉट डी हो, दिस से यूज़ करेंगे तो दिस का डी होगा प्लस जो अदर का डी है वो होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक प्रिंट लगा देते हैं। प्रिंट में अपन प्रिंट करा देंगे डिस्टेंसेस, डिस्टेंस कितना देते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं, सीधा उसको प्रिंट करा देते हैं जो भी डी है खुद का, ठीक। तो अब तुम यहाँ पे पहले प्रिंट करा के देख लो कि डी थ्री डॉट प्रिंट करा लो। डी थ्री डॉट प्रिंट कराओगे क्या आएगा, और अब डी थ्री डॉट प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा। आइडियली तुम्हारा ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कराया था तो यहाँ पे ज़ीरो था तो ज़ीरो आना चाहिए, और अब तुमने डी वन प्लस डी टू कर दिया, तो डी वन अपने आप में क्या है, 10 है, और ये 20 है, तो आइडियली यहाँ पे तुम्हारा आंसर 30 आना चाहिए। एक बार चला के देख लेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड वाला अपना जी प्लस प्लस कर देंगे, ए डॉट ई एक्सी बनी, ए डॉट एक्सी रन किया, डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस 30। सिंपल है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तुम समझ गए। अभी हमने फ्रेंड फंक्शन भी पढ़ा था, तो आइडियली हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको हम यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लिखते, जो कि हमारा फ्रेंड फंक्शन भी ये काम करता था। अब फ्रेंड से हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस का ऑपरेटर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, ऑपरेटर के ऊपर चाहिए। ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, अंदर क्या लेगा, डिस्टेंस। अब देखो, जब फ्रेंड फंक्शन होते हैं तो वो तुमको दोनों पास करने पड़ेंगे ना, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन वैसे ही बाहर का फंक्शन है। तो इसमें यहाँ पे तुम दोगे फर्स्ट और डिस्टेंस सेकेंड, ठीक। और इसकी अगर बाहर आके तुम जो डेफिनेशन है वो लिखना चाहो तो तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो ना, पूरा ही कॉपी कर लो ताकि तुमको आसानी रहे। ये पूरा कॉपी कर लिया, और अब अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस रिटर्न करना है, डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट करना है, तो उसमें जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फर्स्ट। अब देखो, फर्स्ट डॉट डी प्लस सेकेंड डॉट डी। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये फ्रेंड है, जो ये फंक्शन तुमने बनाया है फ्रेंड फंक्शन है, ये जो डी प्राइवेट है उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो
तुम अगर पहला वाला भी तुमने अगर हटा दिया तो भी ये कोड चलेगा। देखो जादू है। तो अगर तुमको ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिखना है तो तुम नॉर्मली एज अ मेंबर भी लिख सकते हो, एज अ फ्रेंड भी लिख सकते हो। एज अ मेंबर लिखो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि अब तुम सीख रहे हो तो जो भी एग्जाम्पल तुम करो उसको दोनों को लिख के देखो। अब मान लो कि ये प्लस को माइनस करना था तो तुम कर सकते थे। ज़्यादातर बहुत सारे ऑपरेटर्स के लिए कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं कि आगे क्या करना है अपने को। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल थी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस की जगह पॉइंट लिया है जो कि 2D पॉइंट है कि उसके अंदर एक्स वाई है, तो अगर उस पर प्लस लगाएंगे ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था तब किया था। फ्रेंड फंक्शन हमने कर लिया है। अब देखो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे तुमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, तुम ये भी अपन इंटीजर जब बनाते हैं कुछ भी कि इंट ए लेते हैं तो उसको ऐसा करते हैं ना कि प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। एक ये वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है कि ये ख़त्म होने के बाद ए के अंदर वैल्यू आएगी, और इसमें ऐसा है कि इसमें वैल्यू पहले आ जाती है। ठीक। तो अब होता क्या है कि तुम ये सेम चीज़ अगर मान लो कि तुम इनके ऊपर लगाना चाहते हो, डिस्टेंस के ऊपर, तो डिस्टेंस के ऊपर तुम लगाना चाहते हो डी वन प्लस प्लस करना चाहते हो, तो आइडियली तुम डी वन प्लस प्लस करोगे या तुम करोगे प्लस प्लस डी वन। तो तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है, जैसे हमने प्लस लिखा था वैसे का वैसा ही हम प्लस प्लस के लिए लिख सकते हैं। और रिटर्न क्या कराना है, प्लस प्लस कर रहे हो तो सेम टाइप का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, तो डिस्टेंस रिटर्न कराना है। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर लिख दिया, ऑपरेटर के बाद प्लस प्लस है और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि सेम टाइप है, यूनरी है ना, बाइनरी तो है नहीं। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसके दोनों तरफ कुछ होता है, यूनरी वो होता है जिसके एक तरफ कुछ होता है। तो प्लस प्लस तो एक ही साइड लगता है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि यार जो प्लस प्लस ये प्लस प्लस है और दूसरा जो प्री और पोस्ट है इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों तो है तो सेम ही, है ना। तो आइडली होता क्या है कि कंपाइलर को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं नॉर्मल इंट का। ठीक है, इंट पास कर देते हैं तो कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि ये वाला जो है पोस्ट इंक्रीमेंट है। ओके, और तो ये अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसमें तुम सिंपली ये कर सकते हो कि तुमने जो भी वैल्यू उसके अंदर है तुम्हारी उसको प्लस प्लस करके और वैल्यू को रिटर्न करा दो। मतलब सेम तुमको उसका रेफरेंस सेम उसमें रिटर्न कराना है। ओके, और तो तुम ये कर सकते हो कि जैसे जो भी तुम्हारी वैल्यू है डी है, इस केस में अपने पास डी है, और तुम रिटर्न क्या करा सकते हो, दिस रिटर्न करा दो। तो जैसे अगर मान लो कि मैं प्लस प्लस डी वन करता हूँ और उसके बाद मैं डी वन डॉट प्रिंट कर दूँ, डी वन स्टार्टिंग में कितना है 10 है और बाद में 11 हो जाना चाहिए अपना। ठीक, 11 हो गया। ठीक है जी। अब यही मान लो कि तुम ऐसा कुछ करते कि किसी और ऑब्जेक्ट में लेते, जैसे मैं बोलूँ कि तुम डिस्टेंस इसको D3 में ले लो, है ना, D3 में ले लो, ताकि तुम ये देखो कि D3 की वैल्यू क्या आ रही है और D1 की वैल्यू क्या आ रही है। D3 डॉट प्रिंट, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का पता तो तुमको वहीं से लगेगा, असली वाला। तो जब तुमने प्लस प्लस D1 किया तो D1 की वैल्यू कितनी थी, 10। तो पहले 10 से 11 हुआ और 11 की वैल्यू किस में गई, D3 में। तो तुम्हारी D1 को भी 11 प्रिंट करना चाहिए, D3 को भी 11 प्रिंट करना चाहिए, जो कि हो रहा है। अब अपन सेम यही चीज़ D1 प्लस प्लस में करेंगे। तो अब क्या होना चाहिए कि D1 प्लस प्लस होगा, का मतलब ये है अगर ऐसा कुछ रहता है तो जो भी D1 की वैल्यू है वो D3 में जाएगी। ठीक है, तो D3 जो रहेगा वो 10 प्रिंट होगा, और जब ये वाला ख़त्म होता है उसके बाद D1 की वैल्यू बढ़ती है तो D1 जो होगा वो 11 होगा।
अब अपने को जो अपन लगा रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको अपने को वैसा करना पड़ेगा। अब देखो कुछ भी हो रहा है, अपन ने सही से लिखा नहीं है इसको प्लस प्लस को। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको ये करना है अपने को एक वेरिएबल रिटर्न करना है जो कि इनिशियल वैल्यू पे हो। अब इनिशियल वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू डी है, तो इंट वैल निकाल लो एक बार। ओके, वैल्यू है तुम्हारी डी, ठीक है। और तुमको क्या करना है? तुमको डी प्लस प्लस करना है, और उसके बाद तुमको रिटर्न करना है एक नया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू पुराने वाली हो, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको चला के देखते हो, तो ये D1 जो है वो तो 11 आ गया और D3 10 आ गया। अब तुम दोनों को इनेबल कर सकते हो, ताकि दोनों इनेबल हैं ही अपने, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो अपना प्लस प्लस है, वो सेम, वो एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तुम करने को कर सकते हो, नहीं करने को नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। जब मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये रेफरेंस हटा सकते हो तुम, और यहाँ पे तुम ये भी कर सकते थे, रिटर्न डिस्टेंस, और जिसके अंदर डी पास करोगे, ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप तुमको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में फ़र्क समझ में आ गया कि कैसे चलते हैं। अब देखो, जैसे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, वैसे अपन न्यू और डिलीट को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इनको मैं वापस हटा देता हूँ। अब मेरा मतलब ये था कि D1 मैं बोलता हूँ, अगर न्यू को अपन वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, का मतलब ये है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू से, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट क्रिएट, ठीक। ये अपन ने सीखा ही था पहले। और जब भी ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है तो अपना डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिस्ट कॉल्ड, ओके। ये अपने को पता है। अब अपन देखना चाहते हैं कि इनको ओवर लोड करके क्या मिलेगा। कि मान लो मैं एक ऐसा D1 पॉइंटर बना लिया जिसके अंदर मैं न्यू डिस्टेंस 10 बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या फंडा होगा? बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस कोड को रन करते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, बस। कंस्ट्रक्टर क्रिएट, डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं, हम होशियार बन रहे हैं कि जैसे जैसे ये बना है वैसे वैसे हम लोग वो बनाएं कि ओवरलोड करते हैं। तो ओवरलोड करना है तो अपने को तो ये तो पता है कि यहाँ पे एक ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। ऑपरेटर के लिए अपने को एक ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर, और यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा, और न्यू में देखना पड़ेगा कि न्यू एक्चुअली में क्या लेता है, ठीक है। अब रिटर्न क्या करते हो? जनरली अपन एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। देखो, कोई भी ऑपरेटर अगर ओवरलोड कर रहे हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या करता क्या है, ठीक है। तो हमें मेरे को ऑलरेडी पता है कि जो न्यू है वो एक काइंड ऑफ मेमोरी देता है। पहले अपन लॉग लगा लेंगे ताकि पता लग जाए, इन न्यू ओवरलोड, ताकि अपन इधर उधर ना भटकें। रिटर्न क्या करना है? मान लो कि मैं मैलॉक कर रहा हूँ, मैलॉक क्या कर रहा हूँ? साइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कूल, फाइन, ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए। हाँ, देखो ये सारी चीज़ें ये खुद बता देगा। अगर आईडी यूज़ कर रहे हो कि साइज़ टी लेना है, इंट नहीं लेना है, तो उस टाइप से चीज़ें कर सकते हो। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। चल गया, देखो, इन न्यू इंट ओवरलोड, जैसे ही हमने ये किया तो इससे क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि न्यू कोई भी अगर कर रहा है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब सिमिलरली न्यू की तरह अपन डिलीट भी को भी हैंडल कर सकते हैं। डिलीट क्या करता है? डिलीट कुछ रिटर्न तो करता नहीं है। ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर के बाद डिलीट लिखना पड़ेगा, उसमें क्या लेगा? वॉइड चार पी लेगा, और अपन एक लॉग लगा देंगे कि इन डिलीट ओवरलोड, ठीक है, ताकि अपने को पता लग जाए, लॉग आ जाए। और उसके बाद क्या करना? फ्री कर देते हैं अपन इस मेमोरी को, ठीक है। इसको रन कर लो, इसको रन कर लो। इन डिलीट ओवर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर इवेंचुअली डिलीट करता है और वो उस मेमोरी को अपन फ्री कर देंगे। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि न्यू और डिलीट को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
अगली अगली चीज़ में बढ़ते हैं। अगली चीज़ है अपनी कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो एरे वाला ऑपरेटर है। मान लो कि तुम्हारी एक क्लास होती, मैं ऐसी क्लास बनाता, क्लास एरे, और मैं उसके अंदर है ना एक ऐसा बना लेता इंट एलिमेंट्स बोल देता। मान लो कि मैं एलिमेंट्स स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाता तो मैं ये बोलता कि एरे बता दो कि कितने साइज़ का चाहिए, ठीक है। और मैं इंट साइज़ बोल रहा तुमको, और तुम क्या करते कि जब एलिमेंट्स करते तो तुम साइज़ में बना देते। अब एक तरीका तो ये होता है कि इंट गेट एट टाइप की अपन एपीआई दे दें इसमें, है ना, कि इंट इंडेक्स, और फिर यहाँ पे रिटर्न तुम कर दो कि जो भी है। यहाँ पे अगर तुम एक एरे लेके रखो इंट ए आर आर, इंट स्टार ए आर आर ले लो, और इसको यहाँ पे न्यू कर दो। ए आर आर जो है वो न्यू इंट, और इंट में कितना साइज़ दे दोगे तुम, साइज़ दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा वो बन गया, और हम इसमें से क्या कर देंगे, ए आर आर का इंडेक्स पे से दे देंगे। ये तरीका हो सकता था, तुम कर सकते थे। मान लो कि जब तुमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, तो तुमने यहाँ पे एरे बना दिया, एरे ए। एरे ए में तुमने मान लो 5 एलिमेंट दे दिए, और फिर तुम सेट कर सकते हो कि वॉइड सेट कर लो, लेट्स से सेट, और इंट इंडेक्स, और इंट वैल, है ना, कि किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है। तो अपन ये कर सकते थे कि ए आर आर इंडेक्स इक्वल्स टू वैल। तो अब तुमने ये बना लिया, अपने को पता कि साइज़ क्या है, तो मान लो कि अभी अपन एरर हैंडलिंग तुम कर सकते हो। मैं अभी एरर हैंडलिंग लिख नहीं रहा हूँ कि क्यों करनी है, कैसे करनी है, लेकिन तुम समझ जाओ कि ए डॉट सेट कर देते हैं कि आई के ऊपर आई इंटू 100 कर देते हैं। तो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, अब पहले में 0 रहेगी, दूसरे में 100 रहेगी, दूसरे में 200, 300, 400, ये 5 वैल्यू हैं। अब मान लो तुमको अगर कुछ प्रिंट करना था, तो तुम ऐसे करते कि गेट एट कितने पे निकालना है, गेट एट निकालना है अपने को, मान लो कि 4 पे निकालना है, वही तो लास्ट इंडेक्स है अपने, है ना। ये करते हैं तुम, ये किया तुमने, और इसको चला के देख लो किसके ऊपर करते हैं, ए डॉट पे करते हैं ना, कि ए डॉट गेट एट। तो इसको अपन रन कर लेते हैं। ये अपना सेव नहीं हुआ था, सेव हो गया। उसके बाद अपन रन कर देते हैं, गेट एट 4 पे 400 आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे, क्योंकि अपने को पता है इंटरनली तो एरे ही है, तो जैसे अपन एरे में करते हैं कि 0 सीधा इंडेक्स उसका 1 कर लेते हैं, तो उसी टाइप से अगर मान लो कि अंदर एरे है, तो अगर क्या वैसा कर सकते हैं क्या। अपने को पता है इंट चाहिए, ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, इंट इंडेक्स लगा लगा देंगे, ठीक है। और फिर रिटर्न क्या करा देंगे, ए आर आर इंडेक्स। जो भी मतलब गेट एट में कर रहे थे वो सेम ऑपरेटर उसमें कर सकते हैं। तो इसको तुम ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ए ऑफ 4। अब देखो कितनी मस्त चीज़ है। इसको कंपाइल कर लेंगे और इसको रन कर देंगे, 400 आ गया। अब इसको तुम ये भी कर सकते थे, 2 कर दो, 2 पे करोगे तो 200 आ जाएगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि अगर अंदर का जो कंटेनर टाइप है वो एरे है, तो हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर जैसे एरे पे लगा रहे हैं, वैसे का वैसे पूरी क्लास पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जैसे जब अपन ने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब भी तुम ऐसा लगाते हो कि मैं ये सारे ऑपरेटर हटा रहा हूँ एक बार, है ना, ताकि आसानी रहे। इधर एरे बनाया और एरे का साइज़ बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर जब बनाया था तो हमने बोला था कि जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट अपने आप कॉपी होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो इस टाइप का एक कंपाइलर फंक्शन देता है जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कॉपी कंस बोलते हैं, और उसको हम ओवरराइड कर देते हैं। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में अगर मान लो कि इस टाइप का एरे रहता है,
पॉइंटर रहता है तो दोनों में सेम पॉइंटर चले जाता है। मेरा मतलब ये था कि मान लो कि तुमने ए आर आर बी बनाया, ठीक है, और एक काम करो ताकि एक सिंपल डमी एरे भी दे दो। ए आर आर बी अगर तुम ए आर आर इक्वल्स टू ए करते हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इसको चलाने के लिए तुम चला के देख सकते हो कि कंस विथ साइज, साइज प्रिंट कर दो ताकि तुमको पता लग जाए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और यहाँ पे तुम ये देख सकते थे कि कंस, ये कंस्ट्रक्टर नॉर्मल वाला कॉल हुआ, ठीक है। अब तुम अगर ये देखो तो इस लाइन पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनता है, और इस जगह पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है। चला के देख लेते हैं एक बार, वहम होना नहीं चाहिए। कंस्ट विथ साइज कॉपी कंस्ट्रक्टर बना। अब हमने ये प्रॉब्लम समझी थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों लिखना पड़ता है। अगर जैसे पॉइंटर है ये, तो अगर तुम इसको रन टाइम उससे बनाते हो, अगर यहाँ पे तुम अगर एक एरे लिखो, एरे का डिस्ट्रक्टर लिखो, और यहाँ पे लिख दो डिस्ट, और देखो डिस्ट्रक्टर लिखोगे तो तुमको वो भी हटाना पड़ेगा, है ना। लिखो ना लिखो क्योंकि तुमने रन टाइम मेमोरी एलोकेट करी थी, डिलीट ए आर आर करना पड़ेगा तुमको, और क्योंकि ये एरे था तुमको एरे भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो ये तुम्हारा हो गया। अब तुम ये कर सकते थे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बना और दोनों के ऊपर तुमने इन दोनों को चेंज कर दो कि पहला पॉइंटर ले लो ए, और यहाँ पे न्यू एरे कर लो, और जिसमें 10 बना रहे हो तुम, और ए आर आर स्टार बी में तुम क्या करो, मे बी तुम अभी कुछ नहीं करो, ए आर आर ए ही देख लेते हैं अपन, और न्यू सेव करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ए ही बना लेते हैं, ए बना लेते हैं, और जो पहले चला रहे थे वही चला लेते हैं, बी इक्वल्स टू ए कर लेते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि पहले कंस्ट्रक्टर बनेगा इसका, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा, फिर दोनों का डिस्ट्रक्टर बनेगा, है ना। अब डिस्ट्रक्टर में एक काम करते हैं अपन, प्रिंट करा के देखते हैं पॉइंटर, ये अपने को एड्रेस ही देता है पॉइंटर। आइडियली क्या होना चाहिए, दोनों जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं दोनों के एड्रेस अलग होने चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि अगर तुम ये नहीं लिखते हो, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जब तुमने पहली बार बनाया, जो ए आर आर की जो मेमोरी बनी उसको यहाँ पे तुम एक बार चेक कर लो कि वो कौन सा पॉइंटर बना, ठीक है। इसको तुम बोल दो ए आर आर, ताकि तुमको ये पता लग जाए कि कौन सी मेमोरी ए आर आर की है। और डिस्ट्रक्टर में अपन ये करेंगे कि ए आर आर का बेस एड्रेस प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर को अपन हटा देते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अपने को पता लगे। अब ये देखो हुआ क्या है, तुमने ए ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर बना इसका, इसका कंस्ट्रक्टर बना, और इसके पास एक ए आर आर बन गया। अब यहाँ पे अपने को पता है कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना है, तो अपनी उम्मीद ये थी कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये ए आर आर जो मेमोरी एलोकेशन हुई है ये नई अलग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को ये सेम मेमोरी है, तो इवेंचुअली तुम दो बार डिलीट कॉल कर देते हो इस पे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे तुम कुछ और करो, प्रिंटिंग टू एग्जिट और ऐसा कुछ कुछ करो, और ताकि कुछ लॉग्स तुमको दिखें।
ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दोनों ही सेम मेमोरी है, आइडियली यहाँ पे क्रैश हो जाना चाहिए, क्रैश होता नहीं कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के कारण कई बार। तो तुम यहाँ पे इसको डीप कॉपी और शैलो कॉपी बोलते हैं कि ये यहाँ पे शैलो कॉपी हुई है। तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम होती है वो ये करनी होती है कि जो भी तुम्हारा दिस का ए आर दिस अगर ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होता है, तो तुमको क्या करना है कि जो भी तुम्हारी मेमोरी है ए आर आर की वो डिलीट करनी है, और ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट कितना साइज, जो भी ओबीजे का ओबीजे डॉट, अब देखो तुमको साइज गेट करना पड़ेगा ना, ए आर आर का साइज क्या है, इंट गेट साइज, और उसमें तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो जो भी तुमने एलिमेंट्स बनाए थे, है ना। तो तुम यहाँ पे डॉट गेट साइज कर सकते हो। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे तो ताकि तुमको पता लग जाएगा। अब जब तुम ये चीज़ करोगे, ओहो, अब यहाँ पे बहुत मुद्दा हो गया कि ये दिस जो है ओबीजे के बराबर नहीं है। सेम रेफरेंस होता है, सेम रेफरेंस होता है, तुम ये कर सकते हो कि वैल्यू वैल्यूएट दिस नहीं करनी, दिस पॉइंटर चेक करना है एक्चुअली अपने को, है ना। तो दिस पॉइंटर चेक करना है और सेम एड्रेस पे चेक करना है ना। तो सेम एड्रेस पे चेक करना है। तो अब देखो तुम, पहला वाला जो बना था उसकी जो मेमोरी थी DA0 थी, दोनों की डी, एक की DD0 है, एक की DA0 है, तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मान लो कि मैंने एक ऐसा एरे ऑब्जेक्ट बनाया C, और मैंने C इक्वल्स टू A कर दिया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अपन, ताकि अननेसेसरी लॉग नहीं आए। तुम बोलोगे कि क्या ही फ़र्क है उसमें और इसमें, है ना, कि एक में तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तब तुमने इक्वल्स टू ए कर दिया, और एक में बनने के बाद इक्वल्स टू ए किया। देख लेते हैं, देखोगे तो पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। देखो, पहले के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना, दूसरे के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना, लेकिन सी इक्वल्स टू ए कैसे हुआ? जब सी इक्वल्स टू ए कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर को कुछ रन करना होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा जो इक्वल ऑपरेटर है, इसको एक बार रन करके अगर देखते हो, अ, तो तुमको पता लगेगा कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर उसमें नहीं आता। तो बाय इसका मतलब है कि कंपाइलर जो ऑपरेटर है ये इक्वल वाला, इसको उसने ओवरलोड करा होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि चला के दिखा देता हूँ तुमको कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, तो एक काम करते हैं, वापस इस कोड को रन कर लेते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर, इसका कॉन्स्ट्रक्टर, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर यहाँ से निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने कंपाइलर ने कुछ करा है। तो उसके लिए अपन ऐसा माने कि अगर उसने ऐसा कोई भी ऑपरेटर इक्वल उसने ओवरलोड किया होगा, इसके लिए क्या लेगा वो, एरे का एक ऑब्जेक्ट लेगा। अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, अगर डमी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो दिस इक्वल्स टू दिस कर देगा, या कुछ भी कर दे। तो वो गलत इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अपने पास एक पॉइंटर रखा हुआ है। तो अपने को ये करना है कि अपने को अलग अलग पॉइंटर बनाने पड़ेंगे इस केस में। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि सेल्फ असाइनमेंट ना करें, कि दिस जो है वो एड्रेस ऑफ ओबीजे के बराबर नहीं है, ताकि पता लग जाए कि नया ऑब्जेक्ट है। तो उस केस में ये कर सकते हैं कि जो भी मेमोरी है उसकी एग्जिस्टिंग ए आर आर की उसको डिलीट कर दें, और जो ए आर आर है उसमें अपन न्यू इंट डाल दें। क्या डालें, कुछ भी डाल दो तुम, जो भी ओबीजे डॉट गेट वैल्यू कर लो, है ना, आसान रहेगा। और तुम यहाँ पे एक प्रिंट लॉग भी लगा दो। क्या लगाओगे कि कॉपी असाइनमेंट विद एड्रेस, क्या है एड्रेस यहाँ पे,
जो भी ARR का तुमने एड्रेस लिया है वो प्रिंट होगा। तो आइडली क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब तुमने ये किया, एक ऑब्जेक्ट बनाई, ये ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पे कॉपी असाइनमेंट होना चाहिए। अगर ऐसे लॉग आ रहे हैं अपन मान लेंगे कि अपना काम बन गया। ठीक है, लॉग्स को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर बना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, कॉपी असाइनमेंट बना। ठीक है, एक डिस्ट्रक्टर बना। डिस्ट्रक्टर में क्या जा रहा है, जो भी यहाँ का डिस्ट्रक्टर हमने लिखा है उसके अंदर ARR का एड्रेस डाला हुआ है, 40 AB बन रहा है, वो जा रहा है, और बाद में बाकी दो बन रहे हैं। तो इस हिसाब से तुम ये देख सकते हो कि जब भी अपन अलग से असाइनमेंट एक ऑपरेटर लिखते हैं तो उसके लिए नया कॉपी असाइनमेंट जो है वो कॉल होगा, और उसके लिए तुम लोगों को अलग से कॉल करना पड़ेगा। ओके, ताकि तुम्हारा मेमोरी लीक वगैरह ना हो। तो इसके अंदर और कोई अगर डाउट हो तुम लोगों को, ये एड्रेस तुम मैप कर सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। B0 A0, तो 3 जगह पे बन रहा था तुम्हारा, यहाँ पे एक बार ARR बन रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, फिर वैल्यू 10 के साथ बन रहा है ARR। ठीक है, कहीं पे कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल नहीं हुआ अपना। आई गेस ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि अपना कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते। तो देखो, एक लिस्ट है कि जैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो अपन क्लास के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे स्टैटिक फंक्शंस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कंपाइल टाइम पे जो भी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं अपन डिसाइड करने के लिए कि क्या होगा, तो उन चीज़ों को अपन है ना कभी भी वो नहीं कर पाते। ऑल्दो तुम ये बोल सकते हो कि जो प्लस है वो भी कंपाइल टाइम पे है, लेकिन स्कोप रेजोल्यूशन ऐसा ना कि जो नेम है या जो तुम्हारे फंक्शंस के नेम है उसके लिए कर रहा है, करने को कंपाइलर तुमको अलाउ कर देगा, लेकिन क्या श्योरिटी है कि तुम सही से कर पाओ वो चीज़। तो कंपाइलर जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं कि जैसे स्कोप रेजोल्यूशन है, या डॉट ऑपरेटर है, या साइज ऑफ है, या पॉइंटर वाला है, तो इनको अलाउ नहीं करता था कि तुम ज़्यादा कचरा मचाओ नहीं। ठीक है, आई होप हमारा काफ़ी डिटेल सेशन हो गया है कि कैसे कॉपी असाइनमेंट या मतलब जो भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, चलो।